नमस्कार बच्चों। कक्षा 7 सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन सेकंड की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी सिविक्स क्लास 7th की बुक का चैप्टर नंबर 7 हमारे आसपास के बाजार। बेटा हमने इस चैप्टर का पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ चुके थे। आज हम देखेंगे पार्ट 3 के बारे में। ठीक है बेटा, हमने आपको बताया था कि हम अपनी रोज़मर्रा की वस्तुएं खरीदते हैं तो अलग अलग दुकानों से खरीदते हैं, चाहे हम साप्ताहिक बाज़ार को ले लें, चाहे हम अपने मोहल्ले की दुकानों को ले लें। इसके अलावा हम शॉपिंग मॉल के बारे में बात कर लें तो ये अलग अलग तरह के बाज़ार थे। तो हमने पहले और दूसरे वीडियो में हमने बाज़ारों के प्रकार समझे। फिर बाज़ारों के प्रकार के बाद में हमने ये भी देखा कि जो बाज़ार में बेचने वाले जो सामान है, ये सामान आता कहाँ से है, उन दुकानदारों के पास में ये सामान लाता कौन है, कहाँ से प्राप्त करते हुए। तो उसके लिए हमने उत्पादक के बारे में पढ़ा था कि उत्पादक क्या होता है। जो अपनी वस्तुओं का उत्पादन करता है उन्हें उत्पादक कहा जाता है। फिर हमने थोक व्यापारी के बारे में पढ़ा था। जो उत्पादक से बड़ी मात्रा में सामान खरीदता है उसे थोक व्यापारी कहा जाता है। और जब थोक व्यापारी से एक छोटा व्यापारी जो कि कुछ मात्रा में सामान खरीदता है उसे खुदरा या फुटकर व्यापारी कहा जाता है। और यह फुटकर या खुदरा व्यापारी अपना सामान उपभोक्ता यानी कि खरीदार को बेचता है। इन सब विषय के बारे में हमने पढ़ा था। हमने इसी के अलावा हमने ये भी देखा था कि साप्ताहिक बाज़ार की वस्तुओं के दामों में और पक्की दुकानों के वस्तुओं के दामों में, इसके अलावा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की दुकानों में, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या शॉपिंग मॉल की जो दुकानें हैं उनकी वस्तुओं के दामों में सब में किस तरह का अंतर है और ये अंतर क्यों है, ये दुकानदार इतना महंगा क्यों बेचते हैं, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। ठीक है बेटा, तो अब हम चलते हैं वापस जहां हमने पार्ट को स्टॉप किया था, हम वहीं से उस पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। हमने थोक व्यापारी के बारे में पढ़ लिया था, अब उसी थोक व्यापारी को आगे से पढ़ते हैं, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलते हैं पार्ट की तरफ। तो हमने बहुत सारे उदाहरण के थ्रू बेटा देखा कि थोक व्यापारी, खुदरा व्यापारी, उत्पादक, उपभोक्ता ये सब क्या होते हैं। हर शहर में थोक बाजार का एक क्षेत्र होता है। हमने एक चित्र के माध्यम से, एक नक्शे के माध्यम से दिल्ली का नक्शा देखा था जिसके कुछ 4 जो थोक बाजार थे उनके बारे में, केशवपुर, आज़ादपुर, इन सब के बारे में पढ़ा हमने। तो अब आगे चलते हैं। हर शहर में थोक बाजार का एक क्षेत्र होता है जहां वस्तुएं पहले पहुंचती हैं और वहीं से अन्य व्यापारी तक पहुंचती हैं। सड़क किनारों के दुकान का छोटा व्यापारी, जिनके बारे में हमने इससे पहले पढ़ा था, बड़ी संख्या में प्लास्टिक का सामान शहर के थोक व्यापारी से खरीदता है। हो सकता है वह बड़ा व्यापारी अपने से भी बड़े थोक व्यापारी से स्वयं सामान खरीदता हो, या फिर हो सकता है वो इसके उत्पादक से खरीदता हो। शहर का बड़ा थोक व्यापारी प्लास्टिक का यह सामान कारखानों से खरीदता है। कारखाना यानी कि जहाँ यह सामान बनता है और कौन बनाता है, उसका उत्पादक बनाता है और इन्हें बड़े गोदामों में रखता है। इस तरह के बाज़ार की एक श्रृंखला बनती है बेटा, जिसके बारे में हमें अपने अभी आगे चैप्टर में पढ़ा था हमने। जब हम एक सामान खरीदते हैं तब हम यह ध्यान नहीं देते कि वह सामान किस किस से पास सफ़र करता हुआ हमारे तक पहुंचा है। इस बारे में हमने उसके बारे में सोचा नहीं है। ठीक है, तो अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम एक चित्रकथा है, उस चित्रकथा के माध्यम से देखेंगे। आफताब शहर के में सब्जियों का थोक व्यापारी, इसके बारे में बताया गया है बेटा। आफताब उन थोक व्यापारियों में से एक हैं जो बहुत बड़ी मात्रा में खरीदारी करते हैं। उसका व्यवसाय सुबह लगभग 3 बजे से आरंभ होता है। आपने देखा बेटा, मंडी जो होती है, सब्जी मंडी जो होती है, आपने देखा जो किसान होते हैं, जैसे मान लीजिए खीरा ककड़ी उगाने वाले हैं, तो खीरा ककड़ी उगाने वाले क्या करते हैं, या तो शाम तक अपना जितना भी खीरा उनका बेचने लायक खीरा पक जाता है, उन खीरे को तोड़ते हैं। उनको तोड़ने के बाद में या तो शाम को ही मंडी तक पहुंचा दिया जाता था या फिर सुबह जल्दी उठकर मंडी तक पहुंचाया जाता है। तो ये मंडी चलती हैं, उस मंडी में सस्ते दामों में उन खीरा को ख़रीदा जाता है। तो जैसे मान लीजिए अगर जो किसान है वो अपना खीरा लेके मंडी पहुँचता है तो जो थोक व्यापारी जो बड़ी संख्या में वो थोक
पे वो सामान खरीद रहे हैं तो या तो उस खीरे को अलग अलग भाव से खरीदते, प्रतिदिन का अलग भाव होता है बेटा। किसी दिन मान लीजिए 50 रुपये किलो गया तो किसी दिन 60 रुपये किलो जाएगा तो किसी दिन 62 रुपये किलो जाएगा। इस तरीके से हर बार उस खीरे का मूल्य अलग अलग होता है, हर दिन अलग अलग होता है। और वे थोक व्यापारी उन खीरे को फिर खरीदते हैं और फिर जो ये छोटे छोटे सब्जी वाले होते हैं जो लारियाँ लेके खड़े होते हैं शहरों में, इसके अलावा जो सब्जी वालियाँ होती हैं जो गांव घर घर जाकर सब्जियां बेचती है, तो वे उस मंडी से उन थोक व्यापारी से अपनी सब्जियां खरीदते हैं और वो उन मंडी वाले थोक व्यापारी उन खरीदारों को, उन खुदरा सब्जी वालों को, वो अगर मान लीजिए 60 रुपये किलो अगर सब्जी खरीदी है तो उन्हें 70 रुपये किलो में बेचेगा। और फिर जो खरीदार होते हैं वो उपभोक्ताओं को उन 70 रुपये किलो सब्जी को 80, 100 इस भाव से बेचेंगे। तो ये मैंने आपको एक समझाया। तो अब आफ्ताब की स्टोरी देखते हैं। आफ्ताब उन थोक व्यापारियों में से हैं जो बहुत ही बड़ी मात्रा में खरीदता है। और इन सब्जी वालों का जो बेटा सब्जी मंडी होती है ये सुबह सुबह जल्दी चलती है। क्यों? क्योंकि 8 बजे तक तो सभी व्यापारी सुबह सुबह सब्जी खरीद लेते हैं और 8 बजे के बाद में वो शाम के 8 बजे तक बेचते रहते हैं। ठीक है, तो वो दिन भर में इतना ही खरीदेंगे जितना कि वो पूरे दिन भर में बेच जाएं या फिर उनकी बिक्री हो जाती है। ठीक है, तो उनका व्यापार सुबह लगभग 3 बजे से आरंभ होता है। इसी समय सब्जियां बाजार में पहुंचती है। यही समय है जब सब्जी बाजार या सब्जी मंडी में गतिविधियां तेजी से हो रही होती हैं। आसपास और दूर दराज के खेतों से ट्रकें, मेटाडोर, ट्रैक्टर की टोलियां सब्जियां आदि आने लगती हैं। जल्दी ही नीलामी की प्रक्रिया आरंभ होती है। नीलामी होती है बेटा, यहाँ पे मैंने बताया खीरा पहुंचा तो जो थोक व्यापारी सबसे ज़्यादा दामों में खीरा खरीदेगा तो किसान उसी को देना पसंद करेगा। तो वहाँ सब्जियों की नीलामी प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। आफ्ताब भी इस नीलामी में शामिल होता है। सब्जियां देखकर वह तय करता है कि आज वह क्या खरीदेगा। उदाहरण के लिए वह आज 5 किलो फूल गोभी, 10 किलो प्याज खरीदता है। शहर में उसकी एक दुकान और गोदाम है जहां वह सब्जियों को रखता है और बेचता है। यहाँ वह फुटकर व्यापारियों को सब्जी बेचता है जो सुबह 6 बजे से आसपास वहाँ आने लगते हैं। यहाँ से दिन भर के लिए खरीदारी करने के बाद ये छोटे व्यापारी लगभग 10 बजे से आसपास अपने क्षेत्रों की अपनी दुकानें खोल लेते हैं। यहाँ से वो सब्जियां खरीदने के बाद ये छोटे छोटे व्यापारी जो होते हैं ये जाते हैं और अपनी अपनी दुकानें खोलते हैं और अपनी दुकानों पे ग्राहकों को सामान बेचना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा इनका काम चलता है। आपने देखा होगा, आपने कभी इस बारे में सोचा नहीं होगा कि अगर मान लीजिए आप एक टमाटर खा रहे हैं या आप एक खीरा ककड़ी खा रहे हैं तो आपने ये नहीं सोचा होगा ये खीरा ककड़ी कहाँ से गुजर के आई है, जबकि इस खीरा ककड़ी को आपके तक पहुँचने में बहुत सारे समय का या बहुत सारे सफ़र तय करना पड़ता है, जिसके बारे में आप लोग विचार नहीं करते हैं। लेकिन इनके पीछे का जो इनके पर्दे के पीछे की बात है वो मैं आपको बता रही हूँ। अब चलते हैं पाठ की तरफ। हर जगह का बाजार। हमने देखा कि अलग अलग जगहों पर तरह तरह के बाजार होते हैं जहाँ तरह तरह की वस्तुएं खरीदी बेची जाती हैं। ये बाजार अपनी अपनी जगहों पर और समय पर अपनी अपनी तरह से काम करते हैं। कई बार तो यह भी आवश्यक नहीं होता कि आप सामान खरीदने के लिए बाजार जाएं। अब तो तरह तरह के सामान के लिए फ़ोन या इंटरनेट पर भी ऑर्डर दे दिए जाते हैं। अब आपने देख लिया रेस्टोरेंट में होते हैं तो स्विगी है, ज़ोमेटो है, ये सारी जो चीज़ें होती है बेटा आप उनको घर बैठे सारा सामान खाने की चीज़ें मंगवा सकते हो। आजकल को तो इतनी फैसिलिटी हो गई कि घर पहुँचे सामान पहुँच जाता है। यहाँ तक कि जो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल हैं ये लोग भी होम डिलीवरी की फैसिलिटी देते हैं कि अगर आप 2000 से ज़्यादा का सामान खरीदेंगे तो आपको घर दे के जाएगा वो, या फिर ऐसा कुछ तरह तरह के लुभावने ऑफर्स दिए जाते हैं। तो इंटरनेट के माध्यम से आप ऑर्डर दे सकते हैं। अगर आपको रेलवे टिकट करवाना है तो पहले लोगों को रेल में बैठने के लिए टिकट करवाने के लिए रेलवे स्टेशन जाना पड़ता था, बट आप आज तो इंटरनेट के माध्यम से बुकिंग करवा सकते हैं। पहले ही 1 महीने पहले ही उस ट्रेन का टिकट पहले ही बुक करवा सकते हैं। हवाई जहाज की टिकट बुक करवा सकते हैं। यदि मान लीजिए आप कहीं घूमने जाने वाले हैं तो अगर मान लीजिए आप किसी विदेश में घूमने जाने वाले हैं तो भी आप पहले ही अपने घर बैठे ही उस विदेश की किसी होटल का रूम बुक करवा सकते हैं। ये सारे ऑर्डर ये सारे तरीके, ये सारे लुभावने ऑफर अब आप इंटरनेट के माध्यम से देख सकते हैं और सामान आपके पास घर पहुंच जाता है। ये आपने देखा होगा कि नर्सिंग होम और डॉक्टर के क्लिनिक में भी कुछ कंपनियां
के प्रतिनिधि अपना सामान बेचने का कार्य कर रहे होते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि बेचना खरीदना कई तरह के तरीकों से चलता रहता है। यह ज़रूरी नहीं कि वह केवल बाज़ार में ही दुकानों के माध्यम से ही बेचना खरीदना होता है। ये तो, और आपने ये भी देखा होगा बेटा, आजकल तो इतने ऐप आ गए, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग के ऐप आ गए, जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेज़ॉन है, मंत्रा है, इस तरह के जो शॉपिंग के आ गए हैं बेटा। तो इसमें आप घर बैठे ही किसी सामान को पसंद कीजिए, ऑर्डर कीजिए, ऑनलाइन पेमेंट कीजिए और आपके पास में वो सामान पहुंच जाएगा। यानी कहने का मतलब बेचना खरीदना चलता रहता है, बस उसके माध्यम बदलते जा रहे हैं। ये तो बाजार के वे रूप हैं जो हमें सीधे तौर पे दिखाई देते हैं। ऐसे भी कुछ बाजार होते हैं जिनके बारे में हमारी जानकारी कम से कम ही होती है, क्योंकि यहाँ बिकने और खरीदने जाने वाली वस्तुएं हम सीधे प्रयोग में नहीं करते। जैसे एक किसान अपनी फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए कुछ खाद और उर्वरकों को इस्तेमाल करता है। ये उर्वरक वह शहर के किसी खास दुकानों से खरीदता है जहां खाद के कारखानों से माल मंगाया जाता है। यह एक कार के कारखानों के द्वारा इंजन, गियर्स, पेट्रोल टंकियां, एक्सेल पहिए आदि अलग अलग कारखानों से खरीदे जाते हैं। परंतु इन सब से बेखबर हम कार में शोरूम के अंतिम उत्पाद कार को देखते हैं। समझ में आ गया बेटा? एक कार जो बनाई जाती है, अब आपको नहीं पता ये कार, तो इस कार के अलग अलग जो पार्ट्स है वो अलग अलग जगह से खरीदे जाते हैं, लेकिन इन सबको जोड़ के हमें तो बस सिर्फ एक कार नज़र आती है और हम सीधा उस कार को खरीदते हैं। इन सभी चीज़ों को बनाने और बेचने वाले की अलग ही कोई कहानियाँ होती है, अलग ही दुकानें होती है, अलग कहानियाँ होती है। अब चलते हैं अगला, बाजार और समानता। इस अध्याय में हमने अपने आसपास के कुछ बाज़ारों पर नज़र डाली है। हमने साप्ताहिक बाज़ार से लेकर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तक की दुकानों और दुकानदारों के बारे में देखा। इन दोनों दुकानदारों में बड़ा अंतर है। एक छोटी पूंजी के व्यवसाय करने वाले दुकानदार हैं, जबकि दूसरा अपनी दुकान के लिए बड़ी पूंजी खर्च कर सकता है। इनकी आमदनी भी अलग अलग होती है। साप्ताहिक बाज़ार का छोटा दुकानदार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के व्यापारी की तुलना में बहुत कम लाभ कमा पाता है। इसी तरह खरीदारों की भी अलग अलग स्थितियाँ होती है। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो सबसे सस्ता माल मिलने वाला सामान भी खरीद पाने की स्थिति में नहीं होते हैं, जबकि दूसरी ओर लोग शॉपिंग मॉल की महंगी खरीदारी करने में व्यस्त रहते हैं। इस तरह कुछ हद तक अन्य कारणों के अलावा हमारी आर्थिक स्थिति भी यह तय करती है कि किन बाजार से सामान खरीदना है। खरीदार या दुकानदार हो सकते हैं। हमने सामान के उत्पादन से लेकर हम तक पहुंचने से बनने वाली बाज़ारों की श्रृंखला को समझा। हमने इस श्रृंखला से ही यह संभव होता है कि एक जगह उत्पादित होने वाला सामान लोगों के लिए हर जगह उपलब्ध हो जाए। वस्तुओं को बिकने से वस्तुओं का उत्पादन सीधा जुड़ा होता है। बनी हुई चीज़ें के बिकने से ही लोगों को रोजगार मिलता है और उत्पादन भी बढ़ाया जाता है। समझ में आ गया बेटा? यदि किसी चीज़ का फैशन चल रहा है या किसी चीज़ का ट्रेंड चल रहा है, अभी आपने देखिएगा कोरोना जब चल रहा था तब मास्क सबसे ज़्यादा खरीदे जा रहे थे, तो आपने देखा मास्क बनाने वाली फैक्ट्री ने बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मास्क बनाए थे। तो जिस समय जिस चीज़ का उत्पादन बढ़ता है, जिस चीज़ का मतलब लोगों की आवश्यकताएँ बढ़ती है, वैसे वैसे उत्पादन भी बढ़ता है। सैनिटाइज़र, पहले कभी भी सैनिटाइज़र जो होता था वो दुकानों पे इतना पुराना सैनिटाइज़र पड़ा रहता था, लेकिन कोई उन्हें खरीदना कम पसंद करते थे क्योंकि उन्हें इतना डर नहीं था। बट जब से कोरोना आया है तब से हर व्यक्ति के पास में अलग अलग सैनिटाइज़र होगा। तो इस कोरोना काल में सैनिटाइज़र की भी मांग बढ़ी। तो जिस वस्तु की मांग बढ़ती है उसका उत्पादन भी बढ़ता है। बनी हुई चीज़ों के बिकने से ही लोगों के रोजगार मिलता है तथा उत्पादन भी बढ़ाया जाता है। परंतु क्या इसे श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर लाभ व समान अवसर मिलते हैं? आगे एक कमीज की कहानी अध्याय के माध्यम से हम पढ़ेंगे कि एक कमीज जो होती है उसके थ्रू हम एक
एक शर्ट के थ्रू हम पढ़ेंगे कि सभी को समान अवसर मिले या नहीं मिले, सभी को इस श्रृंखला में सभी को समान लाभ मिलता है या नहीं मिलता है, इस विषय पे हम चर्चा करेंगे। समझ में आ गया बेटा? तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है, जिसमें हमने बाजार के विभिन्न प्रकारों के बारे में पढ़ा। इसके अलावा हमने बाजार की श्रृंखला के बारे में पढ़ा। हमने व्यापारियों के प्रकारों के बारे में पढ़ा कि व्यापारी कितने प्रकार के होते हैं, थोक व्यापारी, खुदरा व्यापारी। इसके अलावा उपभोक्ता क्या होता है, खरीद और उपभोक्ता क्या होता है, वस्तुओं का उपभोग करने वाले व्यक्ति को उपभोक्ता कहा जाता है। अब चलते हैं हम थोड़े इनके शब्द संकलन यानी ग्रॉसरी की तरफ। तो इसमें पूरे पार्ट में जो शब्द इम्पोर्टेंट शब्द यूज़ में लिए गए उनके बारे में हम पढ़ेंगे बेटा अभी। साप्ताहिक बाजार क्या होता है? तो साप्ताहिक बाजार वे बाजार नियमित बाजार नहीं होते हैं, वरन एक नियत स्थान पर सप्ताह में 1 या 2 बार लगाए जाते हैं। ठीक है। इन बाज़ारों में घरेलू सामान की लगभग सभी चीज़ें बिकती हैं, जैसे सब्जियों से लेके कपड़ों और बर्तनों तक। ठीक है, उसे साप्ताहिक बाजार कहा जाता है। ये साप्ताहिक बाजार की परिभाषा भी हो सकती है। अगला है मॉल। यह चारों ओर से घिरा हुआ दुकानदारी का स्थान होता है। इनकी इमारत बहुत बड़ी होती है। इसमें कई मंजिलें, दुकानें, रेस्तरा यानी अंदर ही रेस्टोरेंट भी होता है, मूवी देखने के लिए थिएटर भी होता है, कभी कभार सिनेमा घर तक यहाँ होता है। इन दुकानों को प्राय ब्रांडों वाली यानी महंगी चीज़ें यहाँ बिकती है। थोक व्यापारी के बारे में बताया। इससे आशा है कि बड़ी मात्रा में सामान खरीदना या बेचना होता है। अधिकांश उत्पादों जिसमें सब्जी, फल, फूल आदि भी सम्मिलित हैं, ये अपने अपने विशेष थोक बाजार होते हैं। फिर है बाज़ारों की श्रृंखला। बाज़ारों की श्रृंखला किसे कहा जाता है? यह बाज़ारों की एक श्रृंखला है जो परस्पर एक दूसरे से कड़ी की तरह जुड़ी होती है, क्योंकि उत्पाद एक बाज़ार से होते हुए दूसरे बाज़ार तक पहुँचते हैं। इसे बाज़ारों की श्रृंखला कहा जाता है। ठीक है बेटा, तो हमने कुछ शब्द संकलन के बारे में भी चर्चा की। इस तरीके से आप देख रहे हैं शॉपिंग मॉल है। हमने बाज़ारों के प्रकार के बारे में पढ़ा। अब अगले अध्याय के अंदर हम देखेंगे कि बाज़ारों में प्रत्येक व्यक्ति को बराबर लाभ या फिर बराबर अवसर मिलते हैं या नहीं, इस विषय में हम चर्चा करेंगे। आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है।